मित्रों, स्वागत है इस वायु संचरित कक्ष में। और मैं हिंदी का विद्यार्थी आप सबका अपना डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम हिंदी सीखने की प्रक्रिया में अगले पड़ाव पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए मिलकर हम इस साधना को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आज का जो अध्याय है आपके सामने प्रस्तुत है। आइए साथियों, हम भाषा की बात कर रहे थे, उसको और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ अंश भाषा के और आपको मैं समझाना चाह रहा था और हम देखते हैं। देखिए साथियों, भाषा जो है वो उसको सीखा जाता है। जैसे हमने बात की थी कि अर्जित संपत्ति है, उसको सीखना पड़ता है, अनायास नहीं है, एक उसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो भाषा सीखने हेतु एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? और मनोविज्ञान आप जानते हैं मन का विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान है। अगर हम किसी के मनोविज्ञान को या अपने मनोविज्ञान को ठीक कर लेते हैं तो कई सारी स्थितियों को हम ठीक तरह से उसको व्यवहार में ला सकते हैं। तो भाषा सीखने हेतु जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके 3 चरण आपके सामने रख रहा हूं। एक है जिज्ञासा। आपके अंदर अगर जिज्ञासा नहीं तो आप इस वीडियो को नहीं देखते। आप विभिन्न प्रकार से सीखने की अगर आप में कोई जिज्ञासा नहीं तो आप सोचिए जीवन बड़ा निरस है। तो पहला जो किसी भी भाषा के साथ साथ किसी भी विषय वस्तु को जब हम समझना चाहते हैं तो पहला चरण कौन सा है? जिज्ञासा, अंग्रेजी में जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। और जिज्ञासा अगर आपके पास है तो आप देखेंगे कि आप नित्य नया सोचते रहेंगे, ऐसा करूं वैसा करूं, मुझे ऐसा करना है, इस तरह से सीखना है, मेरे को और ये सीखना है। और आप देखते हैं प्रशासनिक तैयारी करने वाली, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले मेरे विद्यार्थी मित्र जितने भी हैं, उन सबको ये बड़ी जिज्ञासा रहती है कि सर ऐसा कुछ समझा दीजिए जिससे मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं कि जो भी कॉपी चेक करने वाला है वो बहुत गदगद हो जाए और उसे लगे कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। तो आप सोचिए, जिज्ञासा है। भाषा को सीखने का जो पहला दृष्टिकोण है वो कौन सा है कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं वो सीख नहीं पाएगा। फिर आप देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि एक जो दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक है हमारा सीखने का महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? अनुकरण। देखिए, अनुपसर्ग है, अनुकरण, यानी हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की जो सामग्री है लिखी हुई उसका क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आप बोलना अच्छे से चाहते हैं तो आप कई अच्छे वक्ताओं का क्या करते हैं? श्रवण करते हैं और फिर वो कैसे बोलते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप फिर उनका क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। और मैं तो ये मानता हूं कि मनोविज्ञान में अगर देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो व्यक्ति, बालक अपने जीवन में अधिकाधिक जो बातें हैं वो किससे सीखता है? अनुकरण से। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि कभी कभी एक बालक को, जिसको हम नहीं जानते हैं लेकिन उसके माता पिता को हम अच्छे से जानते हैं, और बच्चे का जो व्यवहार है, उसके बोलने का जो ढंग है, उठने बैठने चाल चलन का जो ढंग है, उसको देखकर कहीं न कहीं हम उससे पूछ बैठते हैं कि आप तो उनके पुत्र हैं या आपके पिताजी का नाम ये है। आपने ये जो साम्यता बिठाई है ये किस आधार पर बिठाई है? उस बच्चे ने कहीं न कहीं जो अनुकरण करके प्रकट किया है। तो आप सोचिए, हम बहुत सारी बातों को किससे सीखते हैं? अनुकरण से ही सीखते हैं। आप बाल बना रहे हैं, उसमें अनुकरण है किसी न किसी का। आप चल रहे हैं, उसमें अनुकरण है किसी न किसी का। आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसमें आपने किसी न किसी का क्या किया? अनुकरण किया है। आप जो कपड़े पहनते हैं, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, स्टाइल है, वो सब क्या है? अनुकरण है। तो भाषा सीखने का भी जो एक दृष्टिकोण है वो कौन सा है? अनुकरण। बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। और एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन सा? अभ्यास। मित्रों, बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं। हमने बहुत अच्छे अच्छे श्रोताओं को सुन लिया लेकिन फिर वापस बोलकर अभ्यास नहीं किया। हमने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग, हस्तलिपि को हमने बहुत अच्छे से देखा और वैसा ही हम भी लिखना चाहते हैं। हमने कई अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग वाले छात्रों और विद्यार्थियों की कॉपियों को देखकर बहुत चमत्कृत हुए, लेकिन जब हम उसको धरातल पर अभ्यास ही नहीं करते हैं, आप सोचिए, तो हमारा सीखना अधूरा रह जाता है। तो मेरा ये मानना है कि बिना अभ्यास से बातें संभव नहीं है। और
भाषा सीखने की ये जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसमें सबसे पहले क्या है? जिज्ञासा। दूसरा कौन सा है? अनुकरण। और तीसरा कौन सा है? अभ्यास। और तुलसीदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अरे हम तो उस देश के निवासी हैं, अभ्यास को किस चरम सीमा तक करने के अनुयायी हैं कि शिला पर भी हम एक रस्सी से निशान बनाना जानते हैं। तो आप सोचिए, जब हम अभ्यास करेंगे, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी ने सोचा है कि मैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना चाहता हूं, तो निरंतर अभ्यास करें। एक विद्यार्थी ने सोचा है कि मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूं, वक्ता बनना चाहता हूं, निरंतर अभ्यास कीजिएगा। आप अभिनय करना चाहते हैं, निरंतर अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो अभ्यास के बारे में आपने बहुत कुछ समझ लिया। हम यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा संबंध समझने का प्रयास करेंगे। किसका? भाषा और लिपि का। देखिए, एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, अधिकांश साथी इसको ठीक लिखते होंगे, फिर मैं आपको वर्तनी की दृष्टि से ही आपसे बात करना चाह रहा हूं। लिपि। लिपि लिखते समय आप देखेंगे ई की जो मात्रा है वो कौन सी है? ऋस्व है। अगर हम इसको इस रूप में, बहुत सामान्य रूप है और हम ध्यान नहीं रख पाए, और अगर हमने ऐसा लिख लिया, तो आप सोचिए वर्तनी की दृष्टि से फिर हमने एक शब्द के साथ न्याय नहीं किया है। उच्चारण के आधार पर ही ये मात्राएं निर्धारित होती है, लेकिन कई बार हम सही उच्चारण कर पाए इसका हमें ध्यान ही नहीं रहता है। तो हमें शब्दों को उच्चारण के आधार पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं उच्चारण में भी त्रुटि करें तो आप इसको अपनी नजरों से, आप अपने नजरों रूपी कैमरे से इसको स्कैन कर लीजिएगा, है ना। आप अच्छे से इसको हृदयंगम कर लीजिएगा कि लिपि लिखते समय मैं मात्रा कैसी रखने वाला हूं? छोटी रखने वाला हूं। तो देखिए, हम भाषा और लिपि का संबंध समझने का प्रयास करते हैं। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं जो बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिख भी रहा हूं, तो बोलने वाला रूप मेरा मौखिक है और बोर्ड पर लिखने वाला जो रूप है वो क्या है? लिखित है। और लिखित रूप का आधार कौन? लिपि। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, अन्य भाषाओं में लिपियां किस रूप में प्रयुक्त हो रही है, उन सब पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भाषा के रूप में जब हम बात करते हैं तो भाषा के रूप की बात की जाए तो दो रूप होते हैं। पहला रूप कौन सा? देखिए, मौखिक रूप, जिसमें बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। दूसरा रूप और कौन सा है? दूसरा रूप कौन सा है? लिखित रूप, जिसमें लिखकर अपने विचारों को क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। अब जब हम लिपि की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं मैं यहां पर आपको रोकना चाह रहा हूं कि अगर हम लिखित रूप की बात कर रहे हैं तो लिखने में हमें किस भाषा का प्रयोग करना है? लिखित भाषा का। लिखित भाषा किस पर आधारित है? लिपि। आप जो देख रहे हैं बोर्ड पर, ये लिखने का एक तरीका है। कौन सी भाषा को? हिंदी भाषा को लिखने का क्या है? तरीका है। और आप देख रहे हैं अंग्रेजी भाषा को भी लिखा जाता है। अगर ऐसा कुछ लिखा, ये अंग्रेजी भाषा को लिखने का क्या है? तरीका है ना। ऐसा मैं लिख रहा हूं तो अंग्रेजी भाषा को लिखने का तरीका ये हुआ, लेकिन हिंदी भाषा के लिखने का तरीका ऐसा है, अंग्रेजी भाषा के लिखने का तरीका ऐसा है। और हम अगर उर्दू की बात करें तो लिखने का तरीका कुछ अलग सा है ना। आप देखेंगे इस तरह के कुछ संकेत और चिन्ह आपको दिखाई देंगे, वो एक तरीका है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लिपि का अर्थ जो है वो कहीं न कहीं क्या है? भाषा को लिखने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम भाषा के इसी लिखित रूप हेतु ध्वनियों को कुछ विशेष संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रकट किया जाने लगा। इसी को क्या कहा जाता है? लिपि। फिर यहां साथियों आपको रोक रहा हूं, एक शब्द समझाना चाहता हूं और वो शब्द अधिकांश साथियों द्वारा कह रहा हूं, सेवा से पूर्व भी और सेवारत सबके लिए कहना चाह रहा हूं। हम इस रूप में लिखकर हमारे कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। और मैं शिक्षक साथियों से तो विशेष रूप से आग्रह करता हूं, आपकी एक एक वर्तनीगत अशुद्धि लाखों विद्यार्थियों पर भारी पड़ने वाली है। इसलिए कोशिश करनी है, कम समझाएं, कम पढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि
त्रुटि रहित पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब आप में से अभी जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे मैं भी तो ऐसा ही लिखता हूं, और मैंने देखा कि कई गुरुजनों के द्वारा भी ऐसा ही लिखा गया है। पर मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं भी हिंदी का विद्यार्थी हूं, कोई दंभ नहीं कर रख रहा इस बात का। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और मेरी पूरी कोशिश है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं छोटे छोटे शब्दों के साथ आपसे चर्चा करूं और आपके लिए जितना कुछ सुधारात्मक दृष्टिकोण से, मैंने कहा ना नवीन कलेवर में हम हिंदी को पढ़ने वाले, छोटी छोटी बातों पर आपको रोकूंगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, बड़ी बड़ी बातें समय के साथ हम करते रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं लिखना है, बिल्कुल आज से ही आप अपनी डिक्शनरी में अगर इस शब्द को जोड़ रखा है उसको डिलीट कीजिए। फिर आप देखेंगे कि फिर इसको कैसे लिखा जाए। ये जो रूप है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं आप देखिएगा, फिर से मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, ची ह के नीचे हमने क्या करा है, एक चिन्ह लगा रखा है और इस रूप में ऊपर मात्रा और हमने अनुनासिक चिन्ह लगा रखा है। यहां पर आप देखेंगे हमने क्या किया, ह के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया है और इस हल चिन्ह का अर्थ होता है कि ह में स्वर नहीं है, और जिस वर्ण में स्वर नहीं होता है उसका उच्चारण बहुत अल्प होता है और वो भी पीछे आने वाले स्वर सहित वर्ण की सहायता से ही हो पाता है। तो यहां पर ह को हम कहें कि क्या है, आधा है। लेकिन आप सोचिए हम कई वर्षों से लिख रहे हैं, हमने क्या किया, हमने जो आधा था उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया, और जो पूरा था उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। बताइए ये बहुत हमसे बड़ी गलती हो रही थी या नहीं? कोशिश करें, आज अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मेरा आपसे आग्रह है, मैं बहुत कृतकृत्य हो जाऊंगा कि मैंने जो समय आज यहाँ लगाया है उसका मुझे बहुत सकारात्मक परिणाम लाखों विद्यार्थियों के समक्ष बहुत अच्छे से मिला। और आप आगे से आगे इस शब्द को जब बढ़ाएंगे, शुद्ध लिखेंगे, तो आप सोचिए हिंदी में जो कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां वर्तनीगत चल रही है उनका अंत अवश्यंभावी है। तो हम इस रूप में लिखें। फिर कुछ मित्रों के ध्यान में आ रहा हो कि सर हम तो ऐसा लिखते हैं। देखिए ह और इस ह में मैंने ये न बना दिया और इस रूप में भी इसको हम लिख रहे हैं। फिर ये लिखने वाले विद्यार्थी सोचेंगे कि सर हम सही लिख रहे हैं या हमसे भी गलती हो रही है। नहीं, आप भी ठीक लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ठीक लिख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए इसके उच्चारण को लेकर थोड़ी दुविधा है। बच्चा कई बार समझ नहीं पाता है कि किसका उच्चारण कम करना है, किसका ज्यादा करना है। हालांकि ये रूप भी प्रचलित है, लेकिन वर्तमान में आप देखें केंद्रीय हिंदी निदेशालय का आग्रह है कि इस तरह से लिखा जाए। इस तरह से लिखने में सहूलियत ये है कि उच्चारण को लेकर कोई भ्रांति नहीं होगी। कौन सा वर्ण जो है उसका उच्चारण अल्प करना है और किसको ठीक रूप में बोलना है, पूरा स्वर सहित बोलना है, तो ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी लिखने में हम दोनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे सभी मित्रों से आग्रह करता हूं, फिर से ऐसा आपको नहीं लिखना है। ठीक है साथियों, मुझे विश्वास है आप इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखेंगे लिपि के बारे में और क्या क्या हम समझें। लिपि का जो शाब्दिक अर्थ है पहले ही मैंने आपको बता दिया, लिखने का क्या है, ढंग है या क्या है, तरीका है ना। ये हम जो हिंदी लिखते हैं, है ना। और लिपि की बात करें तो कौन सी लिपि बताइए, जरूर आपके ध्यान में आ गया, बहुत रटा हुआ है हमारे, देवनागरी लिपि, है ना। तो वास्तव में ठीक बताया आपने, लिपि जो है हिंदी की वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखने का ढंग या तरीका। भाषा और लिपि एक दूसरे की पूरक है, या यूं कहें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। हमें अगर भाषा को लिखित रूप में लिखना है तो आश्रय लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, किसका, किसी न किसी लिपि का। और हिंदी को लिखने के लिए हम किस लिपि का सहारा लेते हैं, देवनागरी लिपि का। प्रश्न बनता है ना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, वो भी अभी तथ्य आपके सामने आएगा। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। और इसके विकास के कुछ चरण हैं, जब कभी हम लिपि के संदर्भ में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रारंभिक रूप में थोड़ा भाषा, लिपि, व्याकरण,
है ना, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि। जिसका विकास, ये दो प्रश्न हो गए यहाँ, जिसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब आप देखिए ब्राह्मी लिपि ऐसा लिखा हुआ है, अब इसमें भी फिर हमारे मन में है कौन सा जो वर्ण है वो स्वर रहित है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और हिंदी को स्पष्ट लिखने का आप अभ्यास रखिएगा, कहीं पर भी कुछ घालमेल करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मित्र ऐसा कर लेते हैं, ये बताना इसलिए जरूरी है कि जब हम बातें कुछ स्पष्ट कर ऐसा कुछ कर लेते हैं तो आप सोचिए ऐसा क्यों करना रहा। अब आप बता दिए इसको मैं क्या समझूं, इसको म समझूं, एक डंडा लगा दिया हमने, तो आप स्पष्ट लिखिएगा, वहां म लिखना है तो हम म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए स्पष्ट रूप में लिखा हुआ भी है यहां पर, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और हम बात करते हैं कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखेंगे भाषा है हमारी हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो आदि जो हमारी भाषाएं हैं, वे सभी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि ही क्यों कहते हैं, इसके नामकरण के पीछे लिपि पर जब चर्चा करेंगे विस्तार से तब हम जरूर बात करेंगे। अब आप देखिए भाषा कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि है साथियों? रोमन लिपि। समझ में आ गया होगा आपको। फिर आप देखिए पंजाबी भाषा अगर हम लिखते हैं तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी लिपि। रूसी, बुल्गारियन, रोमानियन आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है? रूसी लिपि है। बंगला भाषा की लिपि का नाम भी क्या है? बंगला लिपि। उड़िया भाषा की लिपि का नाम क्या है? उड़िया लिपि। असमिया भाषा है, उसकी लिपि का नाम क्या है? असमिया लिपि। और आप देखेंगे हिंदी भाषा को जब हम लिखते हैं तो हिंदी भाषा को खड़ी पाई में लिखते हैं। ये जो हमारी लिपि वो क्या है, इसकी पहचान है क्या? खड़ी पाई, है ना। खड़ी पाई आप देखेंगे खड़ी लाइन है और इस खड़ी लाइन के सहारे ही हमने एक वर्ण लिखा, क्या? ग। तो हम कहेंगे हमारी जो देवनागरी लिपि है वो खड़ी पाई वाली लिपि है ना। इसके लिखने का ढंग यही है हिंदी भाषा के, हम लिख रहे हैं ऐसे, देखिए आप खड़ी पाई है, ये देखिए वर्ण खड़ी पाई है। तो खड़ी पाई वाली जो हमारी लिपि है ये देवनागरी लिपि है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है ना, संविधान में राजभाषा के तहत जिस लिपि को हमने मान्यता दी है 14 सितंबर 1949 को, वो लिपि हमारी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो फिर से आप देखिएगा हिंदी की लिपि कौन सी? मुख्य रूप से देवनागरी लिपि। मुख्य भाषा जिस पर बात करें अंग्रेजी की लिपि कौन सी? रोमन लिपि, है ना। फिर पंजाबी की बात करें लिपि कौन सी? गुरुमुखी लिपि, है ना। और आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, पंजाबी भाषा में लिखा हुआ प्रमुख जो है धार्मिक ग्रंथ है, आप याद रख सकते हैं, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुमुखी लिपि। फिर देखें उर्दू, अरबी, फारसी, ये जो भाषाएं हैं इनकी लिपि कौन सी है? फारसी लिपि है ना। रूसी भाषा है तो रूसी लिपि है, बंगला भाषा है तो बंगला लिपि है, उड़िया भाषा है तो उड़िया लिपि, और असमिया भाषा है तो असमिया लिपि है। फिर आगे पढ़ते हैं, देखिएगा हमने जो पढ़ा इसको थोड़ा सा सार रूप में यहां मैं प्रकट करना चाहता हूं। तो आप देखिएगा भाषा के बारे में भी हम पढ़ते आ रहे थे, लिपि के बारे में भी हम पढ़ ही रहे हैं। तो समग्र रूप से हम इस बात को समझें कि भाषा मानव या समाज की आधारभूत आवश्यकता है। बिना भाषा के मनुष्य जो है अपने विचारों का व्यवहार नहीं कर पाएगा। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों का क्या है? समूह है।
निश्चित ध्वनि संकेतों से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। और ये ध्वनि संकेत अगर निश्चित नहीं होते तो मैं यहां से लिखकर आपको क्या दिखा रहा होता और आप वहां से बैठे बैठे क्या समझ रहे होते। आप इस लिखे हुए को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो इसके पीछे जो कारण है मुख्य रूप से वो क्या है? भाषा की प्रमुख विशेषता यादृच्छिकता। फिर भाषा अनुकरणीय है, अनुकरण के द्वारा, है ना, हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं। सतत परिवर्तनशील है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, संप्रेषण का श्रेष्ठ माध्यम है, विचारों को प्रकट करने व जीवित रखने का क्या है? माध्यम है। तो हमने आज इसमें भाषा और लिपि के संबंध को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों के कमेंट जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें बार बार ऐसा आग्रह हो रहा था कि सर हमें कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा उन सभी विद्यार्थी साथियों से आग्रह है कि आप हाई मेगापिक्सल का प्रयोग करते हुए देखिएगा। आप कहीं न कहीं कम मेगापिक्सल का उपयोग करते हुए देख रहे हैं तो क्वालिटी ठीक तरह से, क्योंकि ये जो पूरा शूट हो रहा है वो बहुत उत्कृष्ट कैमरे से हो रहा है। आप थोड़ा सा अपना मेगापिक्सल बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही साथ कुछ विद्यार्थियों का आग्रह था कि सर जो है वो हमें मान लो ढंग से नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसका भी हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और आपको निरंतर आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। सुधारात्मक सुझाव सदैव आपसे, है ना, मैं अपेक्षा रखूंगा, क्योंकि आप हमारी धुरी हैं। आप जब मुझे सुनकर जो अनुभूत करते हैं उसके बारे में जरूर आप अपनी राय को रखिएगा, क्योंकि ये जो मंच है विचारों के आदान प्रदान का है ना। आपकी जो अपेक्षाएं हैं, शने शने सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा। और साथ ही आपका जो संबल है ना, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, आप अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को और मुझे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो आप सोचिए मुझे भी हौसला मिलेगा, मेरी वाणी में भी और ओज उत्पन्न होने वाला है। आपको समझाने के लिए नई नई विधाएं मैं आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि आप कक्षा में यूं मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, पर आप सबकी कल्पनाएं करते हुए आपको प्रत्यक्ष संबोधित करने का इस विज्ञान के चमत्कार से प्रयास करता हूं। तो मैं आपसे आशा भी रखता हूं कि आप पूरा समर्थन कीजिएगा, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन धैर्य एक अच्छे प्रतियोगी का लक्षण है। क्या? धैर्य के साथ सीखना है, अधीरता नहीं है। एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे, ऐसा कैसे संभव होगा? आप सोचिए। मैं आपको भाषा के बारे में समझाऊं थोड़ा प्रारंभिक, फिर थोड़ा लिपि के बारे में समझा रहा हूं, फिर धीरे धीरे वर्ण के बारे में समझाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि फिर हम संधि की तरफ जाएंगे और फिर आगे की तरफ धीरे धीरे मैं आपको ले चलता चलूंगा। आप जहां पर भी हैं हिंदी को बहुत अच्छे से अच्छी पुस्तकों के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। निरंतर वीडियो जहां आपको लगता है रोक लीजिएगा। आपको कहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करें, वहीं आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार उसको देखें। और मैं कह रहा हूं पूरे सरकारी तंत्र का भी अभी इसी बात पर ध्यान है कि बच्चों को अधिक से अधिक हम ऑनलाइन माध्यम से जोड़ें, ताकि किसी भी संकट के काल में हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। और इसी दृष्टिकोण से साथियों हम भी आपकी सेवा करने के लिए मैदान में हैं। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कुछ शब्दों को भी आपके सामने जो सही रूप है उसको लिखने का प्रयास किया और आपका भी ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे लगेगा कि अगर आपने इसका अनुकरण करके अपने जीवन में उपयोग आप करेंगे, आप कल शिक्षक बने, आप प्रशासनिक अधिकारी बने, आप लिपिक बने, आप अन्यान्य सेवाओं में जाएं, लेकिन जब आप हिंदी भाषा को परिष्कृत रूप में लिखेंगे, आपकी छोटी की और बड़ी की मात्राओं में अगर मैं सुधार करवाने का प्रयास कर रहा हूं और ये निरंतर जारी रहेगा, और मुझे लगेगा कि अगर मैं इस बात में कहीं सफल होता हूं तो आपका भरपूर स्नेह मुझे चाहिए, आपका जो प्यार है वो मुझे चाहिए, आपके लाइक जो है वो मुझे चाहिए। ये क्योंकि आप सोचिए, जब मैं यहाँ पर आप सबसे मुखातिब होने का प्रयास करता हूं तो प्रत्यक्ष रूप से तो आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं आप सबसे जुड़ता हुआ आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे लोगों तक पहुंचाइए,
लाखों लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश रहेगी कि हिंदी की मैं अच्छे से सेवा कर पाऊं और छोटे छोटे शब्द आपके सामने लाऊं। आगामी वीडियोस में बहुत सारी बातें आपके लिए मेरे पास हैं, वो जरूर आपके समक्ष रखूंगा। अधिकाधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कीजिएगा, आप मुझे अपना स्नेह दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे मैं गुरु की भूमिका में हूं और आप शिष्य की भूमिका में। आप अगर इस दायरे में अगर आप मुझे समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं हृदय खोलकर आपके सामने, जैसे हनुमान जी ने भगवान राम को अपने हृदय में प्रकट करके दिखा दिया, आपको भी मैं अपने हृदय में धारण करते हुए आपका मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध रहूंगा। मैं किसी भी समय की चिंता नहीं करते हुए निरंतर इस यज्ञ में आहुतियां डालता रहूंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके जो कमेंट हैं, आपके जो सुझाव हैं मेरे लिए बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।